हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की द्विगुणन की क्रियाविधि कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीएनए हम जो आपके एनसीईआरटी में या फिर नीट लेवल के सिलेबस में जो दिया है वो इकोलाई के रिस्पेक्ट में दिया रहता है। किसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है? इकोलाई, यानी कि इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया है ना। तो अपन इसको हम इकोलाई के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर इकोलाई की हम बात करेंगे तो वो बैक्टीरिया है, यानी कि प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिर्फ सिंगल ओरिजिन होता है। ORI जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, ORI जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रीजन फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। जिस जगह से डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है हम उसे ORI कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में ये एक ही होता है ना। प्रोकैरियोटिक में ये एक ही होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे क्या कह सकते हैं? सिंगल, इट फंक्शन एज ए सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट फंक्शन एज सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट। रेप्लिकेटिंग क्योंकि एक ही होता है ना, सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट, जिसे हम और क्या नाम से बोल सकते हैं? रेप्लिकॉन। इसी को हम रेप्लिकॉन भी बोल सकते हैं, सिंगल है इसलिए, है ना। जबकि हम यूकैरियोटिक रिस्पेक्ट पे बात करेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेप्लिकॉन्स मिलेंगे, क्योंकि और भी वहाँ पे ओरिजिन आपको मिलते हैं, एक से ज़्यादा मिलते हैं। एक से ज़्यादा जगह पे डीएनए का रेप्लिकेशन एक साथ चलता है। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले ओरिजिन वाले पार्ट पर एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड करता है ताकि वहाँ पे वो जगह कमज़ोर पड़े थोड़ा, क्योंकि वो स्ट्रैंड को मोड़ देता है ना। डीएनए स्ट्रैंड्स को मोड़ देते हैं, जिसके कारण उस जगह पे हल्का सा अनपेयरिंग होता है बेस पेयर का, जिससे अगला एंजाइम, अगर हम अगला बात करेंगे तो सेकंड में हेलिकेस, जो कि आपका मेन अनवाइंडिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप बोल सकते हो कि ये डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है ना, उसको खोलने का काम करता है। जैसे एक बार ये बाइंड कर ले, है ना, अभी बाइंड किया यहाँ पे, तो आपको ये अगले डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कि दोनों स्ट्रैंड, यानी कि ये वाला स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, दोनों को क्या कर दिया? खोल दिया। अब वो सीधा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्ट्रैंड को खोलते जाएगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप सोचिए कि कोई मतलब डीएनए को अगर हम नॉर्मली देखें ऐसा कि वो एक वाटसन क्रिक मॉडल वाला डीएनए याद होगा, इस प्रकार से वो है ना। अगर आप उसके स्ट्रैंड को खोलेंगे तो उसके कारण क्या होगा? आगे की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन पे जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए इस डायरेक्शन पे क्या होगा? टेंशन, एक बोल सकते हैं कि कॉइलिंग होगा, सुपर कॉइलिंग होगा, है ना। तो यानी कि तनाव पैदा होगा, जिसके कारण वो आगे की ओर अब हेलिकेस बढ़ नहीं पाएगा। जैसे कि आप कोई वायर देखे होंगे, बिजली वाला वायर जो रहता है, डुअल वायर रहता है जो मुड़ा हुआ रहता है, या कभी आप कोई डोर देखे होंगे, जब उस डोर को खोलते हो तो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है? वो एक टाइम के बाद तो आप उसको नहीं खोल पाते हो, वो लॉक हो जाता है ना। तो उस लॉक यानी कि सुपर कॉइलिंग को अगर हम नहीं खोलेंगे तो हेलिकेस तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अगले इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज आगे पूरे एंजाइम के क्लासेस में अलग से और समझाया हूँ, अभी बस ये याद रखिए कि टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? उस सुपर कॉइलिंग को क्या करेगा? कम करेगा, ताकि हेलिकेस आगे की ओर मूव कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आरएनए प्राइमेज आएगा। आरएनए प्राइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर बनाता है, छोटा सा खंड बनाता है आरएनए का। यहाँ पे लिखा हुआ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए है, छोटा सा एक सीक्वेंस है आरएनए का। बट ये क्यों बनना जरूरी है, जिसमें ग्रीन कलर से मेंशन किया हूँ? वो बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके पास यहाँ पर 3' OH प्रोवाइड कराया है। वो क्या प्रोवाइड कराया है? 3' OH। इसी 3' OH से डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन कैटालाइटिंग
या मेन बोल सकते हो कि जो मुख्य तौर पर जो डीएनए का निर्माण करने वाला जो एंजाइम है उसकी भूमिका निभाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 को हम उस जगह पे बाइंड करवा दिए हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड जैसे ही करेगा तो जो स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर था, ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना, उस पर जो डीएनए का निर्माण होगा लगातार बनता जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी से डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो डायरेक्शन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो एक स्ट्रैंड जो ऊपर वाले देख रहे थे 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, उसमें लगातार डीएनए बनते जा रहा है। लेकिन जरा नीचे स्ट्रैंड भी देखिए, जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे स्ट्रैंड में दिक्कतें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उसका डायरेक्शन, भाई पॉलीमरेज का जो एक्टिविटी है वो तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, लेकिन डीएनए तो एंटी पैरेलल है। देखिए ऊपर स्ट्रैंड कैसे था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नीचे स्ट्रैंड कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो नीचे वाले स्ट्रैंड में डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, क्योंकि निर्माण हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होना है। इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड में डीएनए रेप्लिकेशन रुक रुक के होता है। रुक रुक के होता है का मतलब ये है कि बार बार प्राइमर आता है। जैसे यहाँ पे एक बार प्राइमर आया, फिर यहाँ पे सेकंड टाइम प्राइमर आया, फिर यहाँ थर्ड टाइम प्राइमर, मतलब बार बार प्राइमर आएगा और बार बार डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पे प्रोसेस रुक रुक के होता है। जैसे कि अभी मान लो इधर का स्टार्टिंग डीएनए बन चुके, तो अब यहाँ फिर से एक आरएनए प्राइमर आएगा और फिर यहाँ पे डीएनए का फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा डीएनए पॉलीमरेज, तो वहाँ पे नीचे वाले स्ट्रैंड में आपको देखने को मिलेगा कि रुक रुक के डीएनए का निर्माण हो रहा है। वो नीचे वाले स्ट्रैंड, भाई मैंने इसको नीचे बनाया है, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर होता तो ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या होता, लैगिंग होता। लेकिन हमने ऊपर में 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा है, तो उस स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड में जो नया डीएनए बना वो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम नॉन स्टॉप बन रहा है ना, बिना रुके बन रहा है। ये वाले स्ट्रैंड में लगातार बन रहा है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि नीचे वाले आप केस में देखेंगे तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, एक तरफ लगातार बन रहा है और एक साइड रुक रुक कर बन रहा है। तो जो लगातार जहाँ पे बन रहा है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग, और जहाँ रुक रुक के बन रहा है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब लैगिंग स्ट्रैंड में आप देख रहे होंगे इस जगह पर ये कुछ खंड दिख रहे होंगे आपको, है ना, नीला रंग से जो बना हुआ है वो तो डीएनए खंड है, और हरा हरा जो अपन कलर दिखा रहे हैं वो आरएनए का है। ठीक, आरएनए प्राइमर का था। तो ये जो डीएनए खंड जो था, डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स जो थे, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट किस में पाया जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड में पाया जाता है। डीएनए के खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। कहाँ पाया जाता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड में पाया जाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब चूँकि हम तो डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे थे, तो लैगिंग स्ट्रैंड में तो आरएनए भी बन रहा था। अब देखिए यहाँ पे आरएनए आपने दिखाया हुआ है ना, आरएनए बन रहा था। तो लैगिंग स्ट्रैंड में आरएनए भी बने हुए हैं, हमको क्या करना है, वहाँ से आरएनए को हटाना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारे बैक्टीरिया की उस मैकेनिज़्म है एक, उसके पास रहता है डीएनए पॉलीमरेज 1। देखो डीएनए पॉलीमरेज जब पढ़ाऊंगा तो 3 क्लास पढ़ाऊंगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 बैक्टीरियल रिस्पेक्ट में। 3 जो था वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसका 2 रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक आरएनए को हटाना, लैगिंग स्ट्रैंड से आरएनए को हटाना, और दूसरा उस जगह पे वापस डीएनए भरना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ गैप फिलिंग बाय डीएनए पॉलीमरेज, और ऊपर लिखा था आरएनए प्राइमर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर को हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, और उसके गैप को भरने का भी काम वही करता है। अब गैप को भरता जरूर है, लेकिन सारे फ्रेगमेंट आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं, मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो लाइगेट करना यानी कि चिपकाने का काम जो कौन करता है, डीएनए लाइगेस करता है। तो अगला एंजाइम कौन है, डीएनए लाइगेस है। डीएनए लाइगेस क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो थे और जो गैप फिलिंग किए थे उन सबको जोड़ देता है। इस प्रकार ऊपर भी डीएनए बन गया और नीचे भी डीएनए बन गया।
तो डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में ये एंजाइम्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे। अब जब आप थ्योरी लिखते हैं तो आपको कुछ एंजाइम के नाम मालूम होना चाहिए ताकि आप अपना थ्योरी अच्छे से लिख सकें। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, जैसे कि हेलिकेस क्या काम करता है। हेलिकेस डबल स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है। अभी बताया जैसे कि चैन होता है ना, चैन में जो हुक होता है खींचते हैं उसको तो क्या होता है, चैन खुलते जाता है। तो वैसी हेलिकेस क्या करता है, डीएनए के जो डुप्लेक्स स्ट्रैंड है उसको खोलने का काम करता है। टोपाइसोमरेज अभी बताया है, इट रिमूव सुपर कॉइलिंग दैट अराइज फ्रॉम डीएनए अनवाइंडिंग। जब आप डीएनए को खोल रहे थे तो आगे की तरफ एक कॉइलिंग हो रहा था, सुपर कॉइलिंग हो रहा था, जो कि लॉक करने का काम कर रहा था। तो टोपाइसोमरेज क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है। टोपाइसोमरेज का 2 क्लास होता है, टोपाइसोमरेज 1 एंड टोपाइसोमरेज 2। अब यहाँ पे अच्छा से आपको दिखेगा कि कैसे सुपर कॉइलिंग कम हो रहा है। देखो टोपोआइसोमरेज 1 जो होता है क्लास 1, वो सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। अब सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा तो आप खुद प्रैक्टिकली देखिएगा, कुछ मोड़ के, कुछ अगर आपके पास कुछ रबड़ का कोई रबड़ जैसा कोई चीज़ गोल सर्कुलर हो तो उसको आप घुमाइएगा और उसके एक स्ट्रैंड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो आपको एक जो इसका नॉट था वो खुल जाएगा। जबकि अगर आप दोनों स्ट्रैंड को कट करेंगे, यानी कि डीएनए में देखिए टोपाइसोमरेज क्या 1 क्या कर रहा है, एक स्ट्रैंड को कट कर रहा है, टोपाइसोमरेज 2 स्ट्रैंड कट कर रहा है। इससे क्या हुआ, जो टेंशन जो था, मतलब जो यहाँ पे आप लिंक देख रहे थे, है ना, इस जगह पे मान लो 1 2 3 आपको पॉइंट दिख रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही दिख रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैंड कर रहा है। लेकिन जब आप टोपाइसोमरेज 2 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिंगल बस मिला, यानी कि आपने देखा कि 2 कॉइल जो था वहाँ पे कम हुआ है। अब इसके बाद एग्जाम्पल के फॉर्म पर आप जो पढ़ रहे थे अभी बैक्टीरिया वाला, तो उसमें जो दिया है वो टोपाइसोमरेज 2 दिया है और वो क्या है, गायरेज। एग्जाम्पल आप लोग के बुक में गायरेज मिल जाएगा आपको, ठीक है, गायरेज आप लोग के बुक में मिल जाता है। तो गायरेज जो है किसके अंतर्गत आता है, वो आता है टोपाइसोमरेज 2 के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्राइमेज। प्राइमेज एक एंजाइम जो भी आप पढ़ रहे थे कि हेलिकेस के ऐड होने के बाद प्राइमेज एंजाइम आया था जो आरएनए प्राइमर का निर्माण कर रहा था। आप इस वीडियो को आगे पीछे करके देखना ज़रूर, है ना। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए हेलिकेस ऐड हुआ था यहाँ पे, हेलिकेस ऐड होने के बाद इस जगह पे यहाँ पे प्राइमेज ऐड किए हो आप, आरएनए प्राइमेज लिखे हैं, जो क्या बना रहा था, आरएनए प्राइमर बना रहा था। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, 3 प्राइम OH ऑफ आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन क्या था, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था, उसके जुड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्राइमेज। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज बताया कि क्या करता है, कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए निर्माण का काम कौन करता है, कौन करता है, तो वो करता है डीएनए पॉलीमरेज करता है। अब इसके तो 3 क्लास हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, 3 क्लास हैं इनके, है ना। तो अब क्या क्या काम है, देखो तीनों डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी दिखाएंगे। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखिए ये भी 5 प्राइम 3 प्राइम है, दोनों, दूसरा भी और तीसरा भी, ठीक है। लेकिन रेट अगर हम बात करेंगे, पॉलीमराइजेशन रेट, जैसे कि स्पीड, किस स्पीड से बना रहा है वो, तो पर सेकेंड में डीएनए पॉलीमरेज 1 सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 2 40, और जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 1000 है। अच्छा, आप लोग एनसीईआरटी में आपको इकोलाई में रेप्लिकेशन का स्पीड 2000 मतलब 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड लिखा रहता है। याद रखिएगा, इकोलाई में रेप्लिकेशन फॉर्क 1 नहीं 2 बनता है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, चलो दिखा देते हैं एक बार रेप्लिकेशन फॉर्क क्या। अब देखिए ये इकोलाई है, इकोलाई का डीएनए समझो, इकोलाई का डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कुलर होने के कारण एक रेप्लिकेशन फॉर्क एक डायरेक्शन पे और दूसरा इस डायरेक्शन बनता है, तो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बना है। इस कंडीशन को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, यहाँ पे इकोलाई के केस में दोनों स्ट्रैंड पर लीडिंग और दोनों स्ट्रैंड पर लैगिंग बन रहा है। अगर मैं एक हाफ की बात करूँगा, जैसे कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, देखो इस हाफ में, तो इस हाफ में
यहाँ पे लीडिंग है और इस हाफ में इस तरफ लीडिंग है, जबकि इस तरफ ये लैगिंग था और यहाँ पे ये लैगिंग है। मतलब इकोलाई के केस में दोनों स्टैंड पर लीडिंग और लैगिंग स्टैंड बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क कितना है, 2 है। पर रेप्लिकेशन फॉर्क हम स्पीड पढ़ते हैं 1000 बेस पेयर। अब चूँकि इकोलाई में तो दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क में रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए आपकी बुक में मे भी हो सकता है कि वहाँ पे 2000 बेस पेयर पर सेकंड दिया हो। उसके बाद क्या डीएनए पॉलीमरेज 1 में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है? बिल्कुल होती है, सेकेंड में भी होती है, थर्ड में भी होती है। बट इसका रोल क्या है? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग के लिए रहता है। इसको शायद मैंने लिखना भूल गया है, लेकिन आप लोग को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ किस लिए इम्पोर्टेंट है ये। फॉर प्रूफ रीडिंग मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, फॉर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग किस लिए? आप बोल रहे हो इसमें प्रूफ रीडिंग होता है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी होता है, तीनों में प्रूफ रीडिंग होता है। प्रूफ रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर प्रूफ रीडिंग, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन का जो स्पीड है आप देख रहे होंगे, मेन रेप्लिकेशन जो एंजाइम था थर्ड 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड से कर रहा है। सोचिए 1 सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, क्या वहाँ पे कोई एरर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। तो एरर अगर हो जाएगा तो डीएनए में तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो उस म्यूटेशन के रेट को कम करने के लिए प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। जैसे कि मान लो ए का पेयरिंग टी से होना था, ए का पेयरिंग होना था टी से होना था, अब गलती से मान लो यहाँ पे आ गया सी, ठीक है, तो सी आ गया तो ये सी को हटा देगा और सी के जगह पे वापस टी लाएगा, है ना। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कह रहे हैं? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कह रहे हैं। मतलब मिस्टेक को देखना, पेयरिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो उसको हटाना। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। देखिए 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसकी मदद से डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम जो आरएनए बना था उसको हटाया जाता, और ये क्वालिटी सिर्फ किसके पास होता है? किसके पास होता है? सिर्फ ये क्वालिटी होता है सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास एक्टिविटी नहीं होती है और 3 के पास भी एक्टिविटी ये नहीं होती है। इसीलिए आपने मैकेनिज्म में ध्यान से देखा होगा कि हम डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज़ किए थे। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। और ये किसके लिए पढ़े हमने? ये पढ़ा इकोलाई के रिस्पेक्ट में पढ़े हमने। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यानी हम लोग की बात करें, तो हम लोगों में डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन इस प्रकार से मिलता है। एप्सिलॉन का कार्य अभी तक हमें अच्छे से क्लियर नहीं है, बट अल्फ़ा जो है वो प्राइमेज की काम करता है, यानी कि प्राइमर जो बनाता है ना, जैसे वहाँ पे हम प्राइमेज एंजाइम पढ़े थे, तो वहाँ पे प्राइमेज एंजाइम पढ़े थे, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 ही प्राइमर बनाने का काम करता है। वहाँ पे प्राइमेज एंजाइम बना रहा था बैक्टीरिया में। बीटा की बात करें तो बीटा का जो रोल था वो रिपेयरिंग के लिए था। अगर कोई मिस्टेक हुआ है, कोई म्यूटेशन हुआ है तो उसको, या कोई डैमेजेस हुआ है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 2। थर्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए पाया जाता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को रेप्लिकेशन कराने का काम कौन करता है? तो ये डीएनए पॉलीमरेज गामा करता है। और डेल्टा जो है न्यूक्लियस में जो मेन लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का जो रेप्लिकेशन कराने का जो काम करता है वो डेल्टा करता है। और डीएनए लाइगेज तो जानते हो आप, अभी बताया था मैं कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करवाता है। उसके बाद ये बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसमें इतना ही है, और इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दिया जा सकता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है ना, उसे 4.6 × 10⁻⁷
6 बेस पेयर हैं, यदि उसमें 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से रेप्लिकेशन हो रही है, तो आप बताइए कि डीएनए में रेप्लिकेशन मतलब बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे दिया जा सकता है, तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए। थैंक यू।